नमस्कार। अब हम आपको जहां पर हमारा प्रकरण छूटा हुआ है कल का संधि का जो प्रकरण एपिसोड अर्थात एपिसोड जिसको कहते हैं, उस एपिसोड में हमारा आज दूसरा एपिसोड है, दूसरा प्रकरण है। संधि प्रकरण के दूसरे खंड में हम चलते हैं। कल हमने आपको संधि के बारे में बताया कि संधि का सामान्य अर्थ जो अमूमन पूछा जाता है और कम से कम शब्दों में हम उसको जो बता सकें। फिर हमने संधि के बारे में बताते हुए आपको बताया कि 3 प्रकार की संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसमें हमने एक चीज और बताई आपको कि संधि और समास में अंतर, ये भी सामान्य सी बात है। तो हमने बताया जब स्वरों का यहाँ पर जो मैंने कल शब्द स्वरों का कहा, स्वरों का मतलब स्वर आवाज से है, ध्वनि से है, स्वर व्यंजन से नहीं, स्वर बने ध्वनि से भी संबंध है वहां पर। और वैसे उसको हम कह सकते हैं इनके वर्णों के या ध्वनि के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। और समास में पदों का मेल होता है, पदों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो समास कहलाता है। ये सामान्य अर्थ। इसमें एक बात और है, स्वरों में मैंने कल बताया नहीं, स्वरों में नए संधि में जो है आपका संधि में विच्छेद होगा और जबकि समास में विग्रह होगा। ये भी ध्यान रखने की बात है कि संधि में हम जब धन लगाते हैं, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, तो ये जो है विच्छेद है, जबकि समास में विच्छेद नहीं होता, क्योंकि समास में यहाँ वर्णों का विच्छेद कर रहे हैं हम, और समास में पद है, पूरे सार्थक शब्द है अपने आप में। वो एक जैसे गंगा जल, गंगा अपने आप में एक सार्थक शब्द है। गंगा से हमारे दिमाग में गंगा माता का स्मरण हो आता है, और जल का उसमें स्मरण हमारे मस्तिष्क में पानी आता है। बैल गाड़ी, बैल हमारे दिमाग में आता है बैलों की, और गाड़ी से हमारे मस्तिष्क में, तो दोनों अपने में स्वतंत्र पद हैं। मैंने कल भी बताया आपको, सार्थक स्वतंत्र पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को समास कहते हैं। तो समास में जो है विग्रह होता था, उनको अलग अलग कर दिया जाता है। ये ध्यान रखने की बात है। आज हम चलते हैं अब संधि के दूसरे एपिसोड में, जो महत्वपूर्ण है। आज हम आपको इस एपिसोड में केवल संधियों के बारे में बताएंगे। कितने प्रकार के हमारे पास मुख्यतः हिंदी में संधियां हैं। चलिए पहले बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि अर्थात अब जो बात कर रहा हूं, यहां पर स्वर का अर्थ ध्वनि से न होकर के स्वर का अर्थ अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और अंग भी लगा सकते। इनमें से स्वर संधि का प्रयोग होगा। जहां जहां अ, आ, ई, उ के द्वारा जो परिवर्तन होगा, जैसे सूर्य धन उदय हमने कल बताया, सूर्य अ धन उ बराबर ओ हो जा रहा था, सूर्योदय। वन धन औषधि, वनौषधि। इस प्रकार से सुधन आगतम और ऊधन आ बराबर वाह हो गया। तो इस प्रकार से स्वरों में जो परिवर्तन हो रहा है या व्यंजनों में जो परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार से जो परिवर्तन होंगे ये स्वर के होंगे, जिसमें अ, आ, ई, उ से जो परिवर्तन होगा। ए, ऐ, ओ, औ भी इसी में आते हैं। आप सही कह रहे हैं। अब दूसरी बात हम लेते हैं फिर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, जो हमारे पास अब व्यंजन है क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, इतने। फिर य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह, क्ष, त्र, और इसके साथ जो भी ये संयुक्त वर्ण है पीछे के, और बीच में ऊष्म वर्ण है, और ये स, ये तीनों स है। आप जानते हैं ये भी जो है संयुक्त स्वर वर्णों में आते हैं। तो जो व्यंजनों से संबंधित जो परिवर्तन होगा उसको हम व्यंजन संधि के नाम से जानेंगे। और मैंने जब आपको स्वर संधि बताई थी, मैंने केवल अंग तक कहा या औ तक कहा। तो अंग अह दो बचते हैं। अंग तो अनुसार में आ जाता है, नशे अनुसार में आ जाएगा, लेकिन जो अह बचता है वो विसर्ग है। तो विसर्ग के भी बड़े नियम हैं।
विसर्ग के नियम हमें याद करना बहुत जरूरी है। इसमें सब आप अधिकांश बना लेंगे जो मैं बताऊंगा, लेकिन विसर्ग के नियमों में अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में विसर्ग के नियमों का ज्ञान नहीं होने के कारण विद्यार्थी या हमारा प्रतियोगी छात्र जो है वहां पर गलत करके आता है। तो विसर्ग का भी ध्यान रखना है हमने। अब इसलिए 3 श्रेणियां आपकी बनाई गई हैं संधि की। देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार आप चार्ट घर में बना लेंगे सरलता पूर्वक याद करने के लिए। मैं कम से कम सरलता पूर्वक आपको इन चीजों को कराने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आप सरलता पूर्वक, मेरा एक नियम है कि पहले शुद्धता, फिर सरलता, फिर सहजता। जब तक हमारे मन में भाव शुद्धता का नहीं होगा तब तक हमारे हृदय में सरलता भी नहीं आ सकती, और सरलता यदि हमारे जीवन में नहीं है तो सहजता भी नहीं आ सकती। आप जानते हैं रामायण में जब शिव जी का धनुष कोई नहीं तोड़ पाया तो परशुराम जी के आने के पहले की घटना बता रहा हूं। जब धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया तो महर्षि जो है विश्वामित्र ने राम की ओर शुद्ध भाव से देखा, और राम के अंदर भी सीता के प्रति जो अनुराग था, प्रेम था, और धनुष को तोड़ने की जो उनके अंदर एक भावना थी वो शुद्ध थी। ये अन्य राजाओं में उनमें यही अंतर था। तब बोले वो कि उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तो ये उनका स्वभाव एक शुद्धता का है, शुद्ध भाव से कह रहे हैं राम से। तो राम ने भी क्या किया, सरलता से, सरलता पूर्वक वो जो है वहां तक चलते हैं। कोई जल्दी में नहीं गए यार, उतावलेपन से नहीं गए, वो सरलता पूर्वक उन्होंने उसको आदेश को, गुरु के आदेश को माना और सहज ही कदमों से वो धनुष के पास तक गए। सहज ही चले सकल उर स्वामी, मनहु मंजूर कुंजर कामी। जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी आराम से चलता है धैर्य पूर्वक, उसी प्रकार राम जी गए और आप देखते हैं वो परीक्षा में सफल हो गए। तो ये परीक्षा है, जीवन में परीक्षाओं के लिए शुद्धता का होना बहुत जरूरी है मित्रों। उसके बाद सरलता का, और फिर सरलता यदि आपके अंदर है तो सहजता अपने आप आ जाएगी। तो हम इसको अब तैयार करते हैं स्वर संधि के हिसाब से। स्वर में मैंने आपको बताया जैसे अ, आ, ई, उ का मेल बड़ी मात्राओं से यदि होता है तो वो दीर्घ संधि कहलाएगी। इसी प्रकार ये इसको हम दीर्घ संधि कहेंगे कहां तक, जब अ, आ, ई, उ इनके बाद जो मात्राएं आएंगी वो जो होंगी बड़ी हो जाएंगी। जैसे अ का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, उ का उ हो जाएगा। तो ये दीर्घ दीर्घ बन रहे हैं, वो ह्रस्व थे अ, ई, उ, ये ह्रस्व हैं, इनके क्या बन जा रहे हैं, दीर्घ। तो दीर्घ संधि हो जाएगी वो। हम आपको इसका कराएंगे अभी बाद में। जैसे अधन अ बराबर आ हो जाएगा, आधन आ बराबर भी आ हो जाएगा। जैसे हिमधन आलय हिमालय, विद्याधन आलय, कविधन इंद्र कवींद्र, ऐसे इस प्रकार से जो होगा वो होगा दीर्घ संधि। अब आता है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि ई, उ या री का जब मेल होगा तो ए ओ का अर हो जाता है। इसमें इसके गुण बदल जाएगा, अर हो जा रहा है, वो री लगाने से, वो लगाने से अर या ओ ए, ये इस प्रकार से जब परिवर्तन होगा तो गुण संधि हो जाएगी। और वृद्धि संधि में ए ऐ ओ का जब मेल होगा तो ऐ हो जाएगा और औ हो जाएगा, यानी कि वृद्धि ही रहेगी। यानी जैसे यहाँ दीर्घ था वहां वृद्धि ही रहेगी। इसी प्रकार से ई, उ री के साथ अगर आ, ओ, ई, उ, ए, ऐ या जो भी आए ये बन जाएंगी यो, या, यो, या, यू, वो, वा, वु, इस प्रकार के बन जाए तो यण संधि हो जाएगा। सरलता से बता रहा हूं, बाकी इसका हम अर्थ बाद में कराएंगे आपको अच्छी तरह। फिर होता है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अय का आय, इस प्रकार से आय, औ, आव, ये अयादि संधि के लक्षण इसमें दिखाई देंगे आपको। स्वरों का ही मेल है केवल। अब व्यंजनों की ओर चलते हैं थोड़ा सा हम सरलता पूर्वक। व्यंजनों में क्या होता है, व्यंजन में स्वर संधि, ये व्यंजन संधि, ये विसर्ग संधि, तीनों संधियां। अब हम व्यंजन संधि का थोड़ा सा हल्का सा व्याख्या करते हैं। इसमें
विभिन्न प्रकार के वर्णों के लिए क्रम बने हुए हैं। हम जानते हैं क वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग, पौ वर्ग, ये वर्ग हैं। तो वर्गों के आधार पर इसमें व्यंजनों में जो परिवर्तन होगा वो होगा वर्ग वर्ण प्रथम का तृतीय। ये मेरे सरलता पूर्वक वर्ग वर्ण, वर्ग माने क वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग, पौ वर्ग। इस वर्ग के वर्ण जो होंगे उनका जो प्रथम वर्ण है वो तृतीय बन जाएगा। जैसे क का तृतीय क्या है, क ख ग। ये चौ का क्या होगा, चौ छ ज। जैसे दिक धन गज, दिग्गज। ये आ रहा है समझ में। तो ऐसे ही उसका तृतीय वर्ण बन जाएगा कहां तक में, क चौ टो तो प। इतने जो वर्ग हैं हमारे पास, ये 5 वर्गों में इनका तृतीय हो जाता है। ग ज ड व और ब बन जाएंगे। इसके अलग अलग वो बनते हैं, हमको आपको बाद में समझाएंगे। इसको हम द और ब के साथ बन जाता है इनके वर्णों का तृतीय वर्ण, आप स्वयं समझ जाएंगे जल्दी से। फिर है वर्ग वर्ण का प्रथम, वर्ग वर्ण प्रथम का पंचम बन जाएगा। पंचम मतलब क ख ग घ अंगो, इसका अंगो जो है पंचम है। ऐसी दूसरी वर्ग में यो होगा, च छ ज झ यो। फिर होगा अणो, ट ठ ड ढ अणो। फिर होगा नो, त थ द ध नो। फिर होगा मो, प फ ब भ मो। तो इनका जो प्रथम वर्ण, ये वर्ग वही प्रथम का पंचम बन जाएगा। इसको भी हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से भी बताएंगे, इसको हम समझाएंगे, आप जल्दी समझ पाएंगे इसको। जैसे है वाक धनमय, वांगमय, ये सतधनमति, सन्मति। इस प्रकार के शब्द आपको दिखाएंगे हम। जैसे जगत धननाथ, जगन्नाथ। ये ऐसे ही उत्धनमुख, उन्मुख। ये 9 बन रहा है, आपको समझाएंगे हम इसको अच्छी तरह से। फिर है तो के मेल का नियम। अब जब तो का आ जाए, कहीं पर तो मिल जाएगा आपके लिए, तो तो के मेल में चौ छ ज झ ट ठ ड ढ ल या हो, इनके होने पर च ज ट और ड ल ध इनमें परिवर्तन हो जाता है। अर्थात तो का रूप जो है, स्वरूप जो है बदल जाएगा। जैसे तत धन लीन, तल्लीन। ये उत धन चारण, उच्चारण। इस प्रकार से हम आपको बताएंगे। जैसे सत चरित्र आपने सुना होगा, सत धन चरित्र, सद चरित्र को सच्चरित्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सदचरित्र को सच्चरित। तो का चौ बन जाएगा एक और, चौ। ऐसी उत धन लाश, आपने उल्लास शब्द सुना होगा, उसका जो विच्छेद होता है उत धन लाश होता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में आता है। मैं आपको सारी परीक्षाओं की दृष्टि से करा रहा हूँ, केवल हमारे विद्यालय परीक्षा नहीं बल्कि आपके जीवन में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पर भी शब्द ऐसे ऐसे आते हैं कि बहुत सारे छात्रों में यहाँ पर फिर जो है किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है विद्यार्थी हमारा, कि क्या करना चाहिए, क्या जो सही होगा, ये हो जाता है दिमाग में। जैसे आपने जगत छाया शब्द सुना होगा, जगत छाया, वह है जगत धन छाया। असल बात यह है कि वह है जगत धन। ऐसे आपने उज्जवल सुना होगा, उज्जवल तो बहुत लोग तो लिखते भी गलत हैं, हम आपको लिखाएंगे एक दिन इसी में आगे को। तो वह है उत धन ज्वल, उज्ज्वल, ये होगी। इसी प्रकार छ के मेल का नियम है। छ के मेल के नियम में क्या होता है, जब कहीं पर छ के मेल से जब कोई स्वर से होता है, किससे होता है, स्वर से, यानी कि अ आ ई उ इनके साथ अगर मेल होगा तो वो जो है चौछा बन जाता है। यहाँ पर चौ लग जाएगा एक आधार, छ के यहाँ दिखाइए, यहीं पर चौ लग जाएगा, छ हो जाएगा छ। जैसे अनुधन छेद, आपने सुना होगा अनुच्छेद, ये आपने सुना होगा संधि छेद, संधिच्छेद। ये वृक्ष छाया, वृक्षाया, आपने सुने होंगे, बहुत बार आते हैं वृक्ष छाया ऐसे शब्द। जैसे विच्छेद, आपने संधि विच्छेद में भी हमने बताया आपको विच्छेद। ये इस प्रकार से स्वच्छंद, आपने एक शब्द सुना होगा, वो जो है स्वधन छंद है, स्वच्छंद, लेकिन चौ लग जाता है। इस प्रकार से छ के साथ। इसी प्रकार से मो का नियम है। मो का नियम जब क से, मो के प्रयोग का नियम क से मो तक का क ख ग घ इनका जो है पंचम वर्ण, या य र ल वो या स स स ह, इनके साथ जब मेल होता है तो परिवर्तन होगा। जैसे क से मो तक के लिए कोई भी किसी भी वर्ण का अगर आता है तो उसी वर्ण का पंचम वर्ण में उसका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे क वर्ण का अंग हो जाएगा, मैंने पहले बताया आपको वर्ण, और जो मेरा वर्ण क्रम वाला है उसमें आप पढ़िए अच्छी तरह, सभी स्पष्ट कर रखे हैं मैंने, इसीलिए वहां मैंने स्पष्ट की कि जब मैं आगे बताऊंगा तो आप सीखते रहें। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, नए
अभिभावक हैं या हमारे अध्यापक मित्र जो जानना चाहते हैं, जो इस विषय को नहीं रखते इससे संबंध, वो अगर जानना चाहते हैं तो वहीं जाएं, फिर दोबारा इसको जो है सब्सक्राइब करके फिर दोबारा इसमें देखें तो ये जो है मिल जाएगा आपको। और सब्सक्राइब का सरल नियम मैंने आपको बताया है, केवल आप गूगल में या यूट्यूब में मेरा नंबर डाल दीजिए, एक बार आपको करा ही देते हैं। नए विद्यार्थियों के लिए दिक्कत होती है, यहाँ पर हम कर देते हैं अपना ये 4945639382 94 56 39 38 22। ये जो दूरभाष नंबर है मेरा, इसको आप गूगल में भी डालेंगे तब भी ये निकल जाएगा, यूट्यूब में डालेंगे तब भी निकल जाएगा। तो आप अपने इनको मतलब प्रत्यास्मरण के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्रत्यास्मरण के लिए आपको पूरा मिल जाएगा, ताकि आप इसको एक पार्ट का दूसरे पार्ट से, जिस प्रकार आप देखते होंगे सीरियल में, मैंने इसीलिए इसको कहा पहले ही आपसे कि आज का जो वह है हमारा आगे का एपिसोड, तो इनका एक क्रम होता है, व्यवस्थित क्रम। उस क्रम को जानने के लिए आप देखते होंगे सीरियल में आता है कल आपने क्या देखा और आज आगे को देखोगे, कल को क्या देखोगे। तो इस क्रम में ये बताए गए हैं, जो भी मैंने पाठ्य पढ़ाया है 6, 7, 8, 9, 10 की कक्षाओं के अलावा, उसका एक क्रम इसीलिए है। वहां आप देखेंगे व्यंजनों के मेल को, तो उसमें आपको पंचम वर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मौ के जो मेल होंगे, मौ तक का प्रयोग जो होगा, मौ के प्रयोग के लिए कौ से मौ तक, इनमें पंचम वर्ण का प्रयोग हो जाता है। बस सीधे से बता दें आपको, हम समझ में आ रहा है। जैसे कौ में अंगो, चौ में जियो, टौ में अणो, तौ में जो है तौ के लिए क्या है, नो है, नो है ना, और फिर पौ वर्ग के लिए मौ है, आप जानते हैं। इस प्रकार जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने संकल्प सुना होगा। संकल्प शब्द बहुत बार आता है ये परीक्षा में, यह आता है, संस्कृत आता है, संस्कार आता है, परीक्षाओं में बहुत बार आ जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में। संकल्प आपने, तो वो संकल्प जो है समधन कल्प है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, वो समधन कल्प है, संकल्प। तो मौ का अंगो बन जाएगा, यहाँ पर कौ है क्योंकि ये कौ के लिए मौ हो जाएगा, संकल्प। हिंदी में उसको आप संकल्प, संग के ऊपर से बिंदा लगा के भी लिख सकते हैं। संस्कृत में लेकिन आपको अंगों लगाना पड़ेगा। संस्कृत के हिसाब से अगर हम चलते हैं, जैसे स्वर संधि में भी 3 संधियां और होती हैं संस्कृत में, पर संधि या पर रूप, और तीसरा क्या होता है। इसी में हम संस्कृत के हिसाब से भी चलते हैं तो इसमें 3 खंड और हैं या आदि संधि के बाद, पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव संधि। ये संस्कृत के हिसाब से हैं, लेकिन इतना विस्तृत हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आता है। मैंने क्योंकि छोटे बच्चों से मेरी खिलाई पिलाई है, आप जानते हैं, तो मेरे को तो उन बच्चों को भी लेके चल रहे हैं जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में है। और पर आप वास्तव में देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं में यही प्रश्न आते हैं, जो हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से जिनको हम नकार दिए जाते हैं, छोटे छोटे जिनको हम नकार निगलेक्ट कर देते हैं, जिनको हम, वही आता है यहाँ पर। जिनको हम नकार देते हैं वो ज्यादातर आते हैं। इसीलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ। मेरे अध्यापक मित्रों ने, काफी छात्रों ने भी ये मेरे से आग्रह किया और मेरे को सुझाव भी दिए कि आप जरा संधि, समास और अलंकारों के बारे में बताइए, सरलता पूर्वक जिस प्रकार आप समझा रहे हैं शैली में, उसी शैली में आप बता दीजिए, जल्दी समझ में आ जा रहा है करके। तो मैंने तो भी बताना पड़ा है। तो मौ का प्रयोग जो है कौ के लिए अंगो होता है, चौ के लिए यों होता है। इस प्रकार से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताया जा सकता क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। आप सीखें इसको दोबारा, तब भी रिपीट कर लें, वीडियो को सीख लें, पॉज कर लें। उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा था, संकल्प, संस्कार, समधन, सकार, संस्कार, संस्कृति, ऐसे संबोधन आपने सुना होगा, समधन, बोधन, संबोधन, परम धन तू, परंतु, परंतु आपने बहुत बार, परम धन तू है वो, परंतु, ये ऐसे ही समधन, पन्न, संपन्न। आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देंगे आगे। अब देखिए नो संबंधी मेल के नियम। अब जब नो आएगा तो नो संबंधी मेल, उसके लिए नो अगर आ जाता है आपके इसमें, नो के द्वारा होने वाले विकार में, व्यंजन संधि में जो नो के द्वारा जो परिवर्तन होगा, जब नो का मेल री से होगा तो रो और सौ से हो तो इनके बीच प वर्ग का कोई वर्ण, अनुस्वार या यो व हो में से कोई भी वर्ण होता है तो अणो में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात सीधे से आप यह एक अनुमान लगाइए कि नौ का अणो हो जाता है जी, बस सरलता पूर्वक। जब नौ का मेल री, रो या सौ से होगा तो इनके बीच यदि कोई स्वर मतलब अ, आ, ई, ये आए, या
कोई भी स्वर या प वर्ग का आता है, प वर्ग मतलब प फ ब भ मो तक के, ये वाले जब आएंगे तो कोई वर्ण आएगा तो अनुस्वार, अनुस्वार मतलब अंग की मात्रा जहां लगाते हैं आप लोग, या य आ जाए, वो आ जाए, ह आ जाए, तो इनमें से किसी भी वर्ण का भी वर्ण होगा तो वर्णों में हो जाएगा। इसका सीधे छाव आएगी, ये अनुमान लगाना आपने, जहां पर भी न होगा तो उसका अण होगा। जैसे आपने उसका सुना होगा प्रणाम, प्रधन नाम, प्रणाम होता है, प्रणाम कहते भी हैं बहुत सारे लोग, प्रणाम का प्रणाम है वो, क्योंकि प्रधन नाम है वो, आपका विशेष नाम लेता हूं मैं, अर्थात आपको प्रणाम करता हूं, ये इस प्रकार से। परिधन नाम, परिणाम, मरधन नो मरण, त्रिशधन ना तृष्णा, परिधन मान, परिमाण, भूषधन अन, भूषण, विषधन अनु, विष्णु, ये शरधन नो शरण, बहुत बार आते हैं ये परीक्षाओं में, इसको ध्यान रखिए आप। मैं फिर समझाऊंगा आगे इनको, बहुत बड़ी इनकी व्याख्या करेंगे हम। इसी प्रकार से 100 को, जब 100 को देखिए, 100 संबंधी नियम भी इसी प्रकार से हैं। 100 में क्या होता है, जब 100 का मेल और आशय होगा स्वर के, तो उससे भिन्न अगर कोई आता है, और आशय अलग, यानी कि ई उ इस प्रकार के कोई स्वर आते हैं, अन्य स्वर, तब वह 100 में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा वो, मूर्धन्य 100 में। आ के बाद आ, ये आ के अलावा बस कुछ भी स्वर आया, आप ये समझ लेना, तालव्य स्वर मूर्धन्य 100 बन जाएगा वो, मूर्धन्य 100, ये वाला 100 बन जाएगा मूर्धन्य 100। इसका ध्यान रखेंगे। जैसे आपको बताता हूं मैं इसके नियम में मूर्धन्य 100 का, जैसे आपने विषम शब्द सुना होगा, विषम, वी मूर्धन्य 100 मो विषम, वो वास्तव में अगर सब विच्छेद करते हैं तो वी धन सम होता है वो, सम, ये। ऐसे ही सुधन सुप्ति, सुषुप्ति, अभिधन सिक्त, अभिषक्त, निधन सिद्ध, निषिद्ध, आपने निषिद्ध देखा होगा, सिद्ध अलग होता है, उसमें नी का विच्छेद करने पर जो विच्छेद हुआ उसको जोड़ देंगे, संधि कर देंगे तो निषिद्ध हो जाएगा वो। जैसे निषेध, नी धन सेध, नी की धा सेध, निषेध, अभिधन शेख, अभिषेक, अनुधन संगी, अनुसंगी, इस प्रकार के बहुत सारे हैं। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि जहां पर ये अह, जिसको आप कहते हैं अह की मात्रा, ये जहां लगा होगा, उसके स्वर व व्यंजन के मेल के नियम, इसमें स्वर के लिए अलग है, व्यंजन के लिए अलग है, लेकिन हम दूसरा रूप है इसका विसर्ग का लोप का नियम। जब विसर्ग का लोप हो जाएगा, जय निधन जन निर्जन, अह हट जाएगा, र बन जाएगा, इस प्रकार से इसकी हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा सरल तरीके से, थोड़ा ज्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि बड़ा वीडियो बन जा रहा है, लेकिन फिर भी समझाना आवश्यक है। देखिए, जैसे मनोधन अनुकूल, अहोधन अनु, ये मनोधन अनुकूल होता है एक शब्द, तो मनोकूल हो जाएगा वो, ये अह का अ के साथ होगा तो ओ होगा। जैसे आपने निश्चल देखा होगा, निधन छल, तो अह विसर्ग हटाने पर तालव्य स्वर बन जाएगा वो, निश्चल। ऐसे जैसे दुधन कर, तो दुष्कर हो जाएगा वो। ऐसे बहुत सारे हैं ऐसे शब्द, ऐसे निधन निर्धन मैंने आपको बताया। ऐसे ही इसका जो चौ जो विसर्ग के साथ जो नीचे वाला है भी, इसके साथ अगर होता है निधन चय, निश्चय, और दुधन चरित्र, दुष्चरित्र, ये 100 वाले में ऐसी लगभग आप ये मान लें, एक तो 100 लगता है तालव्य 100 अधिकांश, एक र की मात्रा ऊपर से जो लगता है रेफ वाला, और तालव्य 100, मूर्धन्य 100, क ख ट ठ, इनके साथ जो मेल से परिवर्तन होते तो मूर्धन्य 100 में बदल जाते हैं, और जब तो थ या 100 के साथ होगा तो दंत 100 में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से जैसे निधन तार, निस्तार, निधन तेज, निस्तेज, ये आपने सुने होंगे शब्द। ऐसे निधन ठुर, निष्ठुर, ये इस प्रकार से 6 संबंधी ग घ ङ च छ, इनके साथ भी इनके परिवर्तन से मेल होता है। जानते हैं कि जैसे निश्चल है, निर्लेप है, मनोधन हर, मनोहर है, आपने ऐसे शब्द बहुत सुने हैं। मेरा यही प्रयास रहता है कि जो ये बताने का क्रम है, ये कोई सिखाने का क्रम नहीं है, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कोई, ये केवल बताने का, आपस में एक दूसरे को, बार बार हम किताब नहीं खोल सकते, बार बार हम रेफरेंस के लिए चीजें, तो मैं प्रयास ये करता हूं कि उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए यहाँ पर जो हम बहुधा प्रायः अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे परधन उपकार, हमने कहा परोपकार, ये इस प्रकार से। जैसे हमने कहा निधन आयात, निधन यात, निर्यात, ये यहाँ क्या है, अह का र बन जाएगा ऊपर से वो। इसी प्रकार से निधन मल, निर्मल, ये निहि माने नहीं,
यहाँ अब हम आपको जब बेभाव समास वगैरह बताएंगे तो निर माने होता है अभाव। एक यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं जरा सा। निधन मल से मेरे मस्तिष्क में आया, निर्मल शब्द क्यों है? वो निर्मल माने साफ, निहि माने होता है नहीं, नहीं अभाव, निर होता है वैसे निहि, लेकिन विसर्ग के हिसाब से नहीं हो जाएगा। तो मल, जिसमें मल नहीं है, जो गंदा नहीं है, निर्मल। ये ऐसी निर्जल, जल नहीं है। निर्मिक्ष, मक्खियों का अभाव। दुर्भिक्ष, दूर माने भी दूरी, यानी कि बहुत दूर तक नहीं है, दुर्भिक्ष। ऐसे इस प्रकार के बहुत शब्द आपको मिलेंगे। निर्जन मिलेगा, लोगों का अभाव है जहाँ, है ना। ये तो संस्कृत के हिसाब से हम आपको कभी समझाएंगे। पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि हिंदी के हिसाब से हमारे विद्यार्थी कक्षा 10 की संस्कृत में ये दूसरे पाठ में पूरा हुआ है, इसका पूरा है, ये समाज से संबंधित वो समाज की प्रक्रिया है। इसलिए हम यहाँ पर दूसरे हिसाब से चलेंगे, संधि के हिसाब से। समाज के हिसाब से है अभाव का, निराभाव, लेकिन हम यहाँ विसर्ग के हिसाब से चल रही है, हमने ध्यान रखना है। इसलिए सीख जाएंगे, सरल है, कठिन नहीं है। बहुत सारे ऐसे विसर्ग का लोप भी होता है। एक विसर्ग का लोप का नियम, विसर्ग का लोप कैसे हो जाएगा? जैसे अतः धन एव, ये अब रॉ भी नहीं लगा रहे हैं, कोई नया भी नहीं लगा रहे हैं, अतएव हो गया। आपको समझ आ रहा होगा। जैसे निधन रव, निधन रव, निरव, ये यहाँ हमने कुछ हटाया नहीं, न कुछ जोड़ा नहीं, लेकिन लोप हो गया विसर्ग का। ये अह का लोप कर नीरव हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द है, नीरस है और आपके निरोग है, नीरज है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके इधर उधर वार्ता में मिल जाएंगे। तो आप एक बार इनको थोड़ा सा समझ लीजिए हल्का सा, फिर इसको आप जब समझ जाएंगे, ये केवल आधारभूत, ये सामान्य हिंदी शिक्षण लिखा है इसलिए आधारभूत शिक्षण है। इसके बाद जब हम तैयारी करेंगे कल को आगे अगले चरण में, इसके अगले प्रकरण में जब हम चलेंगे एपिसोड में, तो स्वर संधि के हम दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण ऐसे इनको क्रमशः लेंगे, ताकि छोटी छोटी वीडियो बने। आप केवल दीर्घ संधि को ही समझ लें एक दिन में, फिर दूसरे दिन में आप गुण संधि को समझ लें। दीर्घ गुण जितना आ पाएगा एक दिन का, वो हम करेंगे प्रयास। और प्रयास यही करेंगे कि ऐसे शब्दों का ही प्रयोग किया जाए संधि या समास में जिनका बहुधा हमने नाम सुना है। ऐसे अलंकारों में भी प्रयास करेंगे कि आप जानते हैं उसको, या मुरली मुरलीधर की, या धरा न धरी, या धरा न धरूंगी, बचपन में भी पढ़ा है, लेकिन पता नहीं कौन सा अलंकार बनेगा। मोती मानस चून वाला तो सभी को आता ही है, लेकिन इस प्रकार से काफी है। तो हमको क्या करना है, आपको सरल तरीका, मेरा एक उद्देश्य ये भी है, आपको सरल तरीका ये बताया जाए सीखने का कि जिन शब्दों का, जिन वाक्यांशों का या जिन कविताओं का बहुधा हम प्रयोग करते हैं, उसमें क्या क्या आ रहा है, उसमें संधि कौन सी बन रही है उस शब्द में, उसमें समास क्या बन रहा है, उसमें अलंकार क्या आ रहा है, ये खोजने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या बन रहा है इस शब्द का, अगर अर्थ करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होगी तो अपने आप हम उसका संधि भी करेंगे मस्तिष्क में, और विच्छेद भी करेंगे, समास भी करेंगे, और समास को समझेंगे कि इसमें ये आने से ये समास होगा शायद, ये संधि आने से ये संधि होगी शायद, तो हम समझ जाएंगे। सरल है। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें और इसी प्रकार आप सहयोग दीजिए, इसी प्रकार आप जो है अपने मित्रों को भी इसको बताइए। और जहां पर जो कमियां होंगी, मानव मस्तिष्क है, कमियां हो सकती हैं, ध्यान नहीं रहता है कितनी बार, क्योंकि कहां से कहां प्रकरण चला जाता है, कितनी बार ऐसा होता है कि समझाते समझाते प्रकरण में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सीखें और जो कमियां हैं उसको आप और हम मिलकर के सुधारेंगे। धन्यवाद। आप सभी सुखी रहें। नमस्कार।